नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेशों के आगे उत्तराखंड सरकार कई बार नतमस्तक नजर आती है। कई बार नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले राजनीतिक रूप से राज्य को प्रभावित करते हैं और इस कारण जिस किसी की भी सरकार राज्य में होती है उसे कई बार जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे 4 प्रमुख मुकदमे हैं जो इस समय नैनीताल हाईकोर्ट और एक मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, यानी 3 नैनीताल हाईकोर्ट में और 1 सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा है। इन मुकदमों के कारण सरकार की कई बार फजीयत हो चुकी है और भविष्य में अगर बेहतर तरीके से पैरवी नैनीताल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होती है तो ये संजीवनी उत्तराखंड को मिल सकती है। ये 4 केस कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूं। पहला केस, कुछ दिन पहले ही 30% आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड की महिलाओं को दिए जाने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद उत्तराखंड में लगातार विरोध प्रदर्शन हुए, राज्य सरकार की अच्छी खासी किरकिरी हुई। उत्तराखंड में महिलाओं को, युवतियों को, या कह लीजिए जो भी अभ्यर्थी है महिला, उन्हें हर वर्ग में, चाहे वो सामान्य वर्ग है, चाहे एससी है, ओबीसी है, उस हर वर्ग में 30% फ्लैट आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण इसी को कहा जाता है, मिलता है। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक एग्जाम हो रहा था, उसमें दूसरे राज्यों की कुछ अभ्यर्थियों ने नैनीताल हाईकोर्ट में अपील दायर की और कहा कि ये गलत है और कानूनी रूप से आप किसी भी महिला को क्षैतिज आरक्षण नहीं दे सकते, संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी स्थायी निवासी होने के कारण किसी को भी 30% क्षैतिज आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हाई कोर्ट ने इन लड़कियों का पक्ष सुना और इस फैसले पर रोक लगा दी, यानी 30% आरक्षण जो उत्तराखंड की महिलाओं को मिलता है उस पर रोक लगा दी। इससे राज्य सरकार की परेशानी बढ़ गई। इस फैसले के खिलाफ मजबूत पैरवी करने के लिए राज्य सरकार तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की तैयारी में राज्य सरकार है। एसएलपी मतलब स्पेशल लीव पिटीशन, यानी अगर नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और इस बारे में कोई भी फैसला होगा तो सबसे पहले राज्य सरकार के पक्ष को जाना जाएगा, उसको अपनी तरफ से बात रखने का मौका मिलेगा, उसके बाद ही नैनीताल हाई कोर्ट, इसके बाद ही कोई भी फैसला हो पाएगा। नैनीताल हाईकोर्ट में लचर पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को भी राज्य सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी एक मजबूत व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ कानूनी रूप से कैसे महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है, यानी क्षैतिज आरक्षण कानूनी रूप से कैसे दिया जा सकता है, उस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। क्योंकि अभी जो आरक्षण महिला अभ्यर्थियों को मिलता है उत्तराखंड की, वो एक शासनादेश के आधार पर है और अब राज्य सरकार उसके लिए अध्यादेश लाने की भी तैयारी कर रही है। लेकिन वो अध्यादेश जब आएगा तब आएगा, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपनी पैरवी करेगी और उसके साथ साथ जो नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा हुआ है उसके लिए भी मजबूत तैयारियों में जुटी हुई है। तो ये पहला केस है, जिस केस को राज्य सरकार अगर ठीक से प्रेजेंट करे तो उसकी वाहवाही हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैसी किरकिरी पिछली सरकारों की हुई है वही किरकिरी इस सरकार की भी हो सकती है। इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा केस है। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के बारे में भी राज्य सरकार ने फैसला किया था कि जो आंदोलनकारी हैं उनको 10% सीधा आरक्षण तमाम सर्विसेज में दिया जाएगा। लेकिन यह मामला भी फंस हो गया। नैनीताल हाईकोर्ट ने तो शासनादेश को ही रद्द कर दिया था। इससे राज्य सरकार की परेशानी थोड़ी बढ़ गई। इस मामले पर भी बिल्कुल जैसे महिलाओं का आरक्षण है उसी तरीके से पैरवी करने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए कानून बनाया था। हरीश रावत की उस समय सरकार थी, बनाने की कोशिश की थी, लेकिन राज्यपाल से उसे मंजूरी नहीं मिली। अब पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने राज्यपाल से आग्रह किया है या तो इस विधेयक को वो पारित कर दें, और अगर ऐसा नहीं है तो वो उसे वापस लौटा दे सरकार को, ताकि सरकार उस दिशा में कुछ आगे कदम बढ़ा पाए। यानी उत्तराखंड में महिलाओं और राज्य के आंदोलनकारियों के बारे में सरकार को भविष्य में मजबूत फैसला लेना होगा। हम सारे लोग जानते हैं उत्तराखंड आंदोलन में महिलाओं की अच्छी खासी भूमिका रही है, और कई तर्कशास्त्री, कई जो
जो विश्लेषक हैं वो ये बात को कहते हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव भी बीजेपी तभी जीती जब महिलाओं ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। दूसरी बात, भावनात्मक रूप से राज्य आंदोलनकारियों पर लोगों की खास नज़र है। हालांकि ये आंकड़ा बहुत सीमित है, सिर्फ 10,000 के आसपास ही चयनित आंदोलनकारी हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से ये मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए सरकार को एक मजबूत पैरवी करने की आवश्यकता पड़ रही है, चाहे वो कानून बनाने के जरिए हो, चाहे वो नैनीताल हाई कोर्ट में पैरवी के जरिए हो, और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के कारण हो। तीसरा मामला और महत्वपूर्ण है। तीसरा मामला सीधा सीधा राजस्व पुलिस से जुड़ा हुआ है। हम सबके सामने पिछले दिनों अंकिता का मर्डर सामने आया था। इसमें राजस्व पुलिस की भूमिका पर कई सवाल खड़े किए गए थे। नागरिक पुलिस और राजस्व पुलिस दो व्यवस्थाएं होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में राजस्व पुलिस काम करती है, जिस तरीके का सिस्टम पहले से चला आ रहा है अंग्रेजों के समय से। लेकिन पिछले कुछ वर्ष से जिस तरीके से आबादी बढ़ी है और क्राइम बढ़ा है, उससे अब राजस्व पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर नागरिक पुलिस के पास यह मामला पहले पहुंच गया होता तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। ये तर्क लगातार दिया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूड़ी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखकर राजस्व पुलिस की व्यवस्था को खत्म किए जाने की मांग की है। और वैसे एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट ने भी उत्तराखंड में राजस्व पुलिस की व्यवस्था को खत्म करने के आदेश जारी किए थे। इस मामले पर कोर्ट ने एक बार फिर से पूछा है कि वो आदेश नैनीताल हाई कोर्ट का कहां गया। यानी उस मामले में भी राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, अगर वो हाई कोर्ट में कुछ उस तरीके के दस्तावेज प्रस्तुत कर दें और नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस जिसे कहा जाता है, खाकी वर्दी में जो पुलिस रहती है, अगर वो व्यवस्था पूरे प्रदेश भर में लागू हो जाती है तो ये इस सरकार की एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। बताया जाता है कि राजस्व पुलिस बहुत कम सीमित संसाधनों में काम करती है। उनके पास चौकी में सिर्फ 1-2 ही लोग होते हैं, लेकिन अगर पुलिस पूरी व्यवस्था संभालती है तो एक एक चौकी में कम से कम 8 से 10 लोगों का स्टाफ होता है। उससे राज्य की जो पुलिस है उस पर दबाव बढ़ सकता है, यानी उसकी भरपाई करने के लिए हो सकता है अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता हो, अतिरिक्त भर्तियां करनी पड़े। लेकिन अगर किसी प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है तो फिर राजस्व पुलिस की आवश्यकता क्या है। और जब अंकिता भंडारी जैसा दिल दहला देने वाला कांड हमारे आंखों के सामने हो गया हो तो फिर राजस्व पुलिस की व्यवस्था पर तो सवाल खड़े होते ही रहेंगे। अब देखना यह है कि इस मामले में सरकार क्या फैसला करती है, क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट पहले ही दिशा निर्देश जारी कर चुका है। राज्य सरकार के सामने चौथा महत्वपूर्ण मामला है आमदनी बढ़ने से लेकर। 2000 करोड़ रुपए हर साल की आमदनी उत्तराखंड सरकार को हो सकती है। THDC यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ उत्तराखंड सरकार का लगातार विवाद बना हुआ है। इसमें उत्तर प्रदेश भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और THDC के बीच में एक समझौता हुआ है। जिस वक्त उत्तराखंड नहीं बना था उस समय THDC की कुल आमदनी का 25% उत्तर प्रदेश के खाते में जाता था। लेकिन जब उत्तराखंड का बंटवारा हो गया, उत्तराखंड एक अलग राज्य बन गया, तो उसके बाद ये पूरा का पूरा हिस्सा उत्तराखंड के हिस्से में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इस पूरे मामले की पैरवी बहुत गंभीरता के साथ राज्य सरकार कर रही है। मुकुल रोहतगी जैसा वरिष्ठ वकील इसकी पैरवी करता है और इस तरीके के संकेत मिलते हैं कि इसमें राज्य सरकार को काफी हद तक सफलता मिली हुई है। औपचारिक रूप से फैसला आना इसमें बाकी है। 25% अगर सीधी हिस्सेदारी THDC की कमाई से राज्य सरकार को मिलेगी तो कम से कम 2000 करोड़ रुपए का फायदा राज्य सरकार को होगा। यह अब देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि ये 4 प्रमुख बातों का जो हमने जिक्र किया है उसकी पैरवी वकील कोर्ट में किस तरीके से करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वकील जब पैरवी कर रहे होंगे उनको शासन स्तर से किस तरीके का दिशा निर्देश मिलता है, तब जाके पैरवी मजबूत होती है। अगर इन 4 फैसलों में पुष्कर सिंह धामी की सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में कामयाब रही और ऐतिहासिक फैसला राज्य के पक्ष में आ गया तो राज्य सरकार के फैसलों के साथ या राज्य सरकार की उपलब्धियों के साथ प्रदेश की जनता खड़ी हो सकती है, क्योंकि इनका सीधा संबंध प्रदेश की जनता से है।
और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पिछले सरकारों की तरह ही इस सरकार को भी याद किया जाएगा, जिनके कमजोर प्रदर्शन, लचर पैरवी के कारण राज्य सरकार को मुंह खानी पड़ी। देखना यह है इन मुकदमों में राज्य सरकार कैसे बचाव करती है, राज्य के हित में फैसला आता है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह। हमेशा की तरह यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।